कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है एमटीएस के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस में आपकी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए एसएससी मेकर ऐप पे चलाया जा रहा है मुक्ति बैच, जिसमें आपकी सारी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चलाई जा रही है। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का मुक्ति बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राम राम, राधे राधे। सभी बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। पढ़ाई अच्छे से चल रही है, तैयारी में जी जान फूक रखी होगी, ऐसा मान के मैं चल रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने नहीं की है मेहनत मन से तो अब शुरू हो जाओ। 2023 सिलेक्शन का साल है, नौकरियों का मेला है, लूट सको तो लूट लो भाई साहब, ठीक है। अगर अब रह गए, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये मौका मिलेगा ना दोबारा, ठीक है। तो सारे बच्चे मन लगा के पढ़ा करो, मेहनत किया करो, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, कल से हमने जो है प्रैक्टिस सेट में कुछ चेंजेस किए हैं। कल से हमने क्या किया हुआ है कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि एक ग्रामर का अच्छा सा कॉन्सेप्ट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद वो क्या है 10 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपकी जो है डिमांड को देखते हुए और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये चेंजेस किए हैं। तो सारी चीजें आपके लिए होती हैं तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, जो भी सजेशन आपकी तरफ से मिलेगा वो आपका अप्लाई होगा, क्योंकि पढ़ना आपको है और एग्जाम क्लियर आपको करना है, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सारे बच्चे क्या कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे। सारे बच्चे एक बार लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि पता है आपके लिए मेहनत होती है भाई, ठीक है। चलो, तो आज का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है, सबसे पहले आपको पता है हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, वो क्या कह रहा है कि वन, ईच, ईदर और नाइदर, ठीक है। अगर वन लिखा हो, ईच लिखा हो, आइदर लिखा हो या नाइदर लिखा हो और उसके बाद लिखा हो ऑफ, तो जो नाउन आता है वो तो प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में आती है। इसका रीजन भी मैं बता दूंगा, मैं आप सभी को इसका रीजन भी बता दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। मैं क्या कह रहा हूं कि वन, ईच, आइदर, नाइदर, इनके बाद में ऑफ लिखा हो और उसके बाद में नाउन लिखा हो तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आती है, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आती है। चलिए इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता क्यों है भाई, ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन जानते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और डेली डेली के कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। एक अपनी नोटबुक बना लो, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ग्रामर कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ऑफ द बॉय हैज फॉरगॉटन हिज लंच बॉक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वन ऑफ लिखा, मैंने क्या बताया, वन ऑफ के बाद में जो नाउन लिखा जाएगा ना वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो बॉय का क्या करना पड़ेगा, बॉयज करना पड़ेगा। बॉय का क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, बॉयज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। और उसके बाद में जो वर्ब लिखी है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, और हैज अपनी सिंगुलर ही होती है, हैव प्लूरल होती है, हैज सिंगुलर ही होती है, ठीक है भाई। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, ठीक है। चलो, अब इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर और आइदर ऑफ, इसके बाद में नाउन प्लूरल क्यों आता है। ये चीजें आपको जो है ना मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान से समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो देखो भाई, देखो होता क्या है, होता क्या है, जो ऑफ प्रेपोजिशन है ना, ऑफ प्रेपोजिशन ये जनरली दो काम करती है, ये दो काम करती है मेरे भाई, दो काम करती है। एक तो काम करती है पजेशन का, यानी कि अधिकार दिखाने का, पजेशन का मतलब होता है अधिकार दिखाना, और एक और काम करती है ये सिलेक्शन का। एक काम करती है किसका मेरे भाई, सिलेक्शन का। तो एक तो ये पजेशन का काम करती है यानी अधिकार दिखाती है, और एक ये सिलेक्शन का काम करती है यानी कि सिलेक्ट करेगी
कैसे कैसे? जैसे मैंने लिखा द हाउस ऑफ कमल, जैसे मैंने लिखा यहां पे द हाउस ऑफ कमल लिख दिया मैंने भाई, द हाउस ऑफ कमल। और एक और मैंने लिखा कि वन ऑफ द बॉय, मान लो मैंने लिखा वन ऑफ द बॉय। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। ठीक है, चलो यहां पे लिखा मैंने द हाउस ऑफ राम। अब ध्यान से देखो, जब कभी भी आपको प्रेपोजिशन देखने को मिलेगी ना, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट तो पक्का आएगा, ये बात तो तय है भाई। ठीक है, ओ प्रेपोजिशन और कमल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे ये ऑफ प्रेपोजिशन क्या काम करी है? क्या ये अधिकार दिखा रही है? क्या ये बता दो मेरे को, जल्दी बताओ, क्या ये अधिकार दिखा रही है ना? भाई जवाब दो, आंसर करोगे तभी कुछ सीख पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होना जाना। ठीक है, मैं यहां चिल्लाता रह जाऊंगा, आप आंसर नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से पढ़ा करो, मन लगा के पढ़ा करो। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑफ प्रेपोजिशन यहां पे काम क्या करी है? इसका मतलब है कमल का घर। मतलब क्या है इसका? कमल का घर। तो इसका मतलब मेरे भाई कमल अधिकार दिखा रहा है किस पे? घर पे अधिकार दिखा रहा है। कमल किस पे अधिकार दिखा रहा? घर पे अधिकार दिखा रहा। अगर अधिकार दिखा दिया तो इसका मतलब ऑफ प्रेपोजिशन ने अधिकार दिखाने का काम कर दिया, यानी कि पोजेशन का काम कर दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस, ये फ्रेज सही है। अब अगले सेंटेंस पे आओ, अगले फ्रेज पे आते हैं। यहां पे एक बार मेरे को ये बताओ, क्या ये ऑफ प्रेपोजिशन अधिकार दिखा रही है या सिलेक्शन का काम करी है? जल्दी बताओ, ये यहां पे अधिकार दिखा रही है या सिलेक्शन का काम करी है? इतना सा बता दो एक बार। चलो देखो, अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये अधिकार थोड़े ना दिखा रहा है भाई। क्या कोई बॉय एक पे अधिकार दिखा रहा है? नहीं, इसका मतलब ये यहां पे सिलेक्शन का काम कर रही है कि लड़कों में से कोई एक लड़का। अब एक बात बताओ, जब हम सिलेक्शन करते हैं तो इस साइड में तो वो कैंडिडेट लिखते हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं, यानी कि सिलेक्टेड बोल सकता हूं मैं। भाई हमने सिलेक्शन किया तो लेफ्ट साइड में तो वो लिखे जो हमने सिलेक्ट किए हैं, और राइट साइड में क्या लिखा जाएगा? कॉमन सेंस की बात है, टोटल लिखा जाएगा, टोटल, यानी कि जिनमें से हमने सिलेक्ट करने हैं। इधर तो सिलेक्टेड और उधर जिनमें से सिलेक्ट किए हैं वो। अब एक बात बताओ, सिलेक्शन करने के लिए कम से कम कितने बंदे चाहिए? ये बता दो मेरे को भाई। अगर मेरे को सिलेक्शन करना है तो मेरे को कम से कम कितने बंदे चाहिए? सिंपल सी बात है सर, कम से कम दो तो चाहिए। अगर एक ही होगा तो क्या सिलेक्शन कर लूंगा मैं? इसका मतलब कम से कम दो तो चाहिए, और दो कैसा होता है? प्लूरल होता है, इसलिए वन ऑफ के बाद में बॉय नहीं बॉयज आता है। ये रीजन है इसका, किसका? नाउन प्लूरल आने का, नाउन प्लूरल आने का। अब अगला रीजन, अब अगला रीजन मैंने सेंटेंस जैसे लिखा यहां पे वन ऑफ द बॉयज, और आगे लिखा मैंने इज या आर। वन ऑफ द बॉयज आगे लिखा मैंने इज या आर। अब अगली बात देखो, सर हमें बॉयज का रीजन तो समझ में आ गया, अब रीजन समझना है कि वर्ब सिंगुलर काहे आती है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्रेपोजिशन अगर आई है तो अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ओ प्रेपोजिशन और बॉयज इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओ प्रेपोजिशन और बॉयज इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट कौन बचा मेरे भाई? वन सब्जेक्ट है। वन क्या है? सब्जेक्ट है। और ध्यान रखना, वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? जल्दी बताओ, वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसको और किसी से, दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है वर्ब को, वो आएगी अपने किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो तो वर्ब यहां पे जो लिखी हुई है ये आएगी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट कौन है? वन। और वन कैसा होता है? सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो एक बात आप जान लो कि ईच लिखा हो, आइदर लिखा हो, नाइदर लिखा हो या वन लिखा हो, ये सारे सिंगुलर नेचर के होते हैं, ये सारे सिंगुलर होते हैं मेरे भाई, सिंगुलर। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आते हैं यहां पे आ जाओ। पहले वाला क्वेश्चन ही देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द बॉयज की बात समझ में आ गई। अब ये भी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है? अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचेंगे कि ये बॉयज सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे भाई बॉय तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन हुआ?
वन हुआ, सब्जेक्ट कौन हुआ, वन हुआ। अगर सब्जेक्ट वन है तो सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी हैज। अगली बात क्या सुनना, अगली बात क्या सुनना, यहां पे हिज लिखा मैंने, हिज किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है मेरे भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर तो यहां पे ये जो पजेसिव एडजेक्टिव आती है ना, अधिकार दिखाने वाली, ये भी सिंगुलर आती है, ये बात भी अपनों को आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो अगला सेंटेंस, अगले सेंटेंस का आंसर करो एक बार, चलो सेंटेंस नंबर 2 का आंसर करो। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, आंसर करो। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, इसका आंसर करो। देखो भाई मेरे भाई ये ओ प्रेपोजिशन क्या काम करिए सर, सिलेक्शन का काम करिए, सिलेक्शन का काम करिए तो भैया टोटल तो प्लूरल होगा ना, तो यहां पे लिख दो स्टूडेंट्स और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बचा कौन, ईच बचा। ईच क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और मैंने क्या बताया, ईच लिखा हो, आइदर लिखा हो, नाइदर लिखा हो, सब सिंगुलर। अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैज आएगी, यहां पे हैज आएगी, पहली बात। अगली बात क्या है, यहां पे लिखा मैंने देयर, क्या लिखा यहां पे मैंने, देयर लिख दिया। अब एक बात बताओ, यहां पे जो भी अधिकार दिखाने वाली एडजेक्टिव होती हैं, जैसे मैंने लिखा आई लव माई डॉग, आई लव माई डॉग। अब मेरे को एक बात बताओ ध्यान से कि ये माई मैंने किसके अकॉर्डिंग लगाया, सर आई के अकॉर्डिंग लगाया। अगर मैं ऐसे लिख देता कि ही लव्स हिज डॉग, मेरे भाई ये हिज किसके अकॉर्डिंग लगाया, ही के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना ये जो देयर लिखा है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो देयर नहीं आएगा, सिंगुलर ही लिखा जाएगा, यहां पे हिज लिखा जाएगा, हिज लिखा जाएगा। नोट कर लेना ये बात भाई, नोट कर लेना। अगला सेंटेंस देखो एक बार, अगला सेंटेंस, ऑफ क्या हो गई सर, प्रेपोजिशन। सिलेक्शन का काम हो रहा है तो मेरे भाई प्लूरल लिख दो, और ये हो जाएगा ऑफ द वर्कर्स। आइदर यहां पे सब्जेक्ट है, आइदर का मतलब दो में से एक, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिखो, इज लिख दो, और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में, सबको अच्छे से समझ में आएगा उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही डेली डिस्कस करेंगे एक एक। ठीक है, चलो तो आज का ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आया, ईमानदारी से अगर दिल से आपने समझा है तो सारे बच्चे लाइक कर देंगे, अगर समझ में आ गया है तो। चलो अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे भाई, अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। चलो भाई अब फटाफट से रेडी हो जाओ, अपना प्रैक्टिस सेट करना है, हर एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उनको अप्लाई करना भी सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा जा चुका है, एसएससी क्या क्या पूछती है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले। एसएससी 90% क्वेश्चन रिपीट ही करती है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो, एरर का क्वेश्चन है, चलो आंसर करो सारे बच्चे। एमटीएस 2022 में पूछा गया, 2023 का एमटीएस अभी आने वाला है। चलो आंसर करो। अपार्ट फ्रॉम जर्मनी दे आल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। जल्दी बताओ, बताओ शाबाश, इसका आंसर क्या होगा। एरर का क्वेश्चन है, देखो तो क्या ग्रामेटिकल एरर आपको लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम प्रेपोजिशन हो गई जर्मनी, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे भाई ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्यार से समझते चलना। प्रेपोजिशन अगर कभी जिंदगी में आपको मिल जाए ना, कभी भी जिंदगी में प्रेपोजिशन मिल जाए ना, चाहे गली में मिल जाए, मोहल्ले में मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, तो उसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिएगा, ये बात ध्यान रखना। तो प्रेपोजिशन आई है तो जर्मनी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। विजिटेड यहां पे वर्ब हो गई, दे इसका सब्जेक्ट हो गया, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ कहां लग रही है, अगर बता सकते हो तो बताओ भाई, बताओ। देखो भाई मैंने क्या लिखा, अपार्ट फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी के अलावा दे विजिटेड, उन्होंने विजिट किया इटली एंड ऑस्ट्रिया, इटली एंड ऑस्ट्रिया भी विजिट किया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप, अपनी बिजनेस ट्रिप के दौरान, अपनी बिजनेस ट्रिप के दौरान। अब मेरे को एक बात बताओ, ये इट्स किसके अकॉर्डिंग आता है, ये दे के अकॉर्डिंग आया ना। मेरे भाई दे के अकॉर्डिंग किनकी बिजनेस ट्रिप थी, इन बंदों की तो बिजनेस ट्रिप थी, तो मेरे भाई दे के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, दे के अकॉर्डिंग आना चाहिए था यहां पे देयर। दे के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था मेरे भाई, देयर आना चाहिए था, देयर आना चाहिए था। जैसे मैंने लिखा कि दे लव
दे लव, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, देयर कंट्री। दे के अकॉर्डिंग देयर आता है, तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। बी वाले सारे बच्चे सही थे जिन्होंने बी आंसर किया। आई बात समझ में? तो थोड़ी सी कॉमन सेंस और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो मेरे भाई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इंग्लिश का ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एरर का क्वेश्चन है, चलो आंसर करो इसका भी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एरर का क्वेश्चन है, आंसर करने की कोशिश करो इसमें क्या गड़बड़ लग रही है। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहा है, बट दिस इमोर्टेलिटी विल हैव परचेज एट द प्राइस ऑफ हिज इमोर्टल पार्ट। जल्दी बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। बट दिस इमोर्टेलिटी विल हैव परचेज्ड, बताओ भाई, विल हैव परचेज, जल्दी बताओ क्या होगा। मेरे भाई इमोर्टेलिटी का मतलब होता है अमरता, मतलब अमर रहना। ये कह रहा है, देखो वर्ब क्या लिखी हुई है यहां पे, विल हैव परचेज्ड, ठीक है भाई। और यहां पे इसका सब्जेक्ट कौन है, दिस इमोर्टेलिटी, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे कमेंट करके ये बताओ कि ये जो लिखी वर्ब है ये एक्टिव में लिखी है या पैसिव में लिखी है, जल्दी बताओ। जो यहां पे मैंने वर्ब लिखी हुई ना, विल हैव परचेज्ड, ये एक्टिव में लिखी या पैसिव में लिखी, ये बता दो भाई, एक्टिव में या पैसिव में। ध्यान रखना, जब तक आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग में से कोई एक ना दिखाई दे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ना दिखाई दे, तब तक वो एक्टिव रहता है। तो इसका मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग कुछ नहीं लिख रखा, तो इसका मतलब ये वर्ब लिखी है एक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखी है, एक्टिव फॉर्म में लिखी हुई है भाई। किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। अब दूसरी बात सुनना, जब भी कोई वर्ब एक्टिव फॉर्म में लिखी होती है तो उसका सब्जेक्ट कौन होता है, बताओ ये बात और बताओ। जब भी कोई वर्ब एक्टिव फॉर्म में लिखी होती है तो उसका सब्जेक्ट कौन होता है, उसका सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि काम को करने वाला होता है। कौन होता है मेरे भाई, काम को करने वाला होता है, ठीक है। और अगर पैसिव में लिखी है तो क्या होगा, रिसीवर होता है, यानी कि एक्शन को रिसीव करने वाला, जिस पे एक्शन अप्लाई होता है, ठीक है, जिस पे एक्शन अप्लाई होता है। अब एक बात बताओ, क्या ये वर्ब एक्टिव में लिखी जानी चाहिए थी या पैसिव में, ये बात कौन बताएगा, सब्जेक्ट। इस अमर रहने की जो कला है, अमरता है, जो इमोर्टेलिटी है, इस ये परचेज करेगी या इसको परचेज किया जाएगा, ये बताओ। जो इमोर्टेलिटी है ये परचेज करेगी या इसको परचेज किया जाएगा। कॉमन सेंस की बात है सर, ये कैसे परचेज कर देगी, इसको परचेज किया जाएगा, इसका मतलब पैसिव सेंस चाहिए थी, पैसिव। अगर पैसिव सेंस चाहिए थी तो एरर तो हो गया इसी में। और एक्टिव पैसिव आपको पता ही है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर पैसिव चेंज करना तो बीच में बिल लगा दो, बीच में क्या लगा दो, बिल लगा दो, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में अपना एरर हो जाएगा। क्लियर है ना, डन डनाडन, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो, सिनोनिम है, सिनोनिम है, इसका आंसर करेंगे मेरे भाई। सिनोनिम बोले तो सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम बोले तो क्या, सिमिलर मीनिंग। चलो आंसर करने की कोशिश करो एक बार सारे बच्चे। सिनोनिम है, इसका आंसर करो। सिमिलर मीनिंग है। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे कमेंट करो भाई फटाफट से। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से बताओ। ऑब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम क्या होगा, इनमें से रिप्लेस होगा, कर्ब होगा, रिलीज होगा या अनक्लॉग होगा, जल्दी बताओ। देखो कई बार हमें क्या पता होता है ना, जैसे ऑब्स्ट्रैक्ट का आपको मतलब पता है, बाधा डालना होता है। अब इसका सिनोनिम आपको अंदाजा नहीं लग रहा तो अदर वर्ड का मीनिंग देख लो, ठीक है। कम से कम ऑप्शन तो कट जाएंगे। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज कर देना, आप रिस्टोर बोल सकते हो इसको। रिप्लेस मतलब रिस्टोर कर लेना भाई, ठीक है। चलो रिलीज का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, फ्री कर देना। और अनक्लॉग का मतलब भी होता है किसी को, अनक्लॉग का मतलब भी होता है किसी को फ्री कर देना मेरे भाई, ठीक है, कि भैया कोई बाउंडेशन नहीं है, आप फ्री हो, क्लियर कर देना किसी को। अब बचा कौन, बचा कर्ब बचा। तो ध्यान देना, आप ऑब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम होता है कर्ब, बी इज द करेक्ट आंसर। और ये वोकैब बहुत ज्यादा पूछी जाती है, सीएचएसएल में बहुत ज्यादा वोकैब पूछी गई है। आगे एमटीएस का एग्जाम है, सीपीओ एग्जाम है, सीजीएल मेंस है, तो टाइट हो जाओ और वोकैब को नोट करने लग जाओ भाई। वोकैब को सारे बच्चे नोट करने लग जाएंगे, ठीक है। अलग से कॉपी बना लो। ऑब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम हो जाएगा कर्ब। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड का सिनोनिम ही बताना है, सिमिलर मीनिंग ही बताना है सेकंड का। चलो आंसर करो। सेकंड का सिमिलर मीनिंग ही बताना है, आंसर करेंगे सारे बच्चे। सेकंड का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? चलो देखो भाई, सेकंड का सिनोनिम बताना है, एमटीएस 2022 में पूछा गया है, आंसर करो। देखो आपने सुना होगा सेकंड का मतलब होता पवित्र, धार्मिक। पवित्र बोलो, धार्मिक बोलो, धर्म से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलो अब इनका मीनिंग पता होना चाहिए। कॉन्सेक्रेटेड, सबमिसिव, पैशनेट या एडमेंट, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताएंगे सारे बच्चे क्या होगा। देखो भाई, सबमिसिव का मतलब होता है जो अनुपालन करता है, आज्ञा का पालन करता है, कंप्लायंट बोल सकते हो इसको, कंप्लायंट बोल सकते हो, ठीक है। पैशनेट जिसमें जुनून होता है कुछ कर गुजरने का, जीलस बोल सकते हो, जील। जील का मतलब जुनून होता है। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे सिनोनिम लिखता हूं, ठीक है। और एडमेंट का मतलब होता है मेरे भाई जिद्दी। एडमेंट कौन होता है? जिद्दी होता है। और इसको बोल सकते हो स्टबन। इसको क्या बोल सकते हो? स्टबन बोल सकते हो, स्टबन। जो जिद्दी होता है स्टबन होता है, ठीक है भाई। ध्यान देना, सेकंड का सिनोनिम होता है कॉन्सिक्रेटेड। कॉन्सिक्रेटेड का मतलब भी पवित्र ही होता है। कॉन्सिक्रेटेड का मतलब भी क्या होता है? पवित्र होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, मैं बार बार बोलता हूं, ऐसा नहीं करना कि हमने वर्ड का मीनिंग जाना और आगे बढ़ गए। भाई जो अदर वर्ड है उनके सिनोनिम में मेरे लिखने का पर्पज क्या है? ताकि आप उनको याद करो, या ताकि आप उनको याद करो, ठीक है, और कॉपी में नोट करो। सेकंड का सिनोनिम हो गया कॉन्सिक्रेटेड, लेकिन मेरे भाई सबमिसिव का सिनोनिम कंप्लायंट, पैशनेट का सिनोनिम जीलस और एडमेंट का सिनोनिम स्टबन होगा, ध्यान देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है और फिल इन द ब्लैंक है, इसका आंसर करने की कोशिश करो। चलो आंसर करो भाई, आंसर करने पड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। जो खाली स्थान है इसको भर दो भाई, क्या भरा जाएगा इसमें ये बता दो। जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा? इन स्पाइट ऑफ मैनी डैश वी मैनेज्ड टू गो अहेड विद आवर ट्री प्लांटेशन ड्राइव। जल्दी बताओ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है मेरे भाई के बावजूद, ठीक है, के बावजूद। बहुत सारी डैश होने के बावजूद भी हमने मैनेज किया, क्या किया? आगे बढ़ते रहना। क्या करने के लिए भाई? ट्री प्लांटेशन के लिए। जो पेड़ जो प्लांट करने की इन्होंने कसम खाई थी, जो इन्होंने वो चलाई थी ना, मुहिम चलाई थी, इसने कह रहा कि बहुत सारी डैश आई लेकिन फिर भी हमने जारी रखा। अब बताओ क्या होगा? बहुत सारे क्षण आए, बहुत सारी कंफर्मेशन आई, या बहुत सारी बाधाएं आई। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आई होंगी, बाधाएं आई और फिर भी इन्होंने काम को जारी रखा, फिर भी इन्होंने काम को जारी रखा। एफर्मेशंस का मतलब होता है समर्थन। समर्थन कहां मिला भाई? ठीक है, फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, ठीक है, कि भैया बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी उन्होंने मैनेज कर लिया काम को जारी रखना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हमारा क्या कह रहा है कि द पेशेंट्स फैमिली हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल टू डैश हर इनटू अ हॉस्पिटल। कि जो पेशेंट की जो फैमिली थी उसको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। कब? जब वो उसको हॉस्पिटल में डैश करवाने जा रहे थे। तो हॉस्पिटल में क्या करवाने जाते हो आप? जब आप बीमार हो जाते हो तो हॉस्पिटल में आपको क्या करवाया जाता है? ज्वाइन करवाया जाता है क्या, या एक्सेस करवाया जाता है, परमिट करवाया जाता है, या एडमिट करवाया जाता है? मेरे भाई एडमिट करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? एडमिट करवाया जाता है। ये तो सबको पता है, इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, ये हमना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है भाई। चलो आंसर करो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आंसर करने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। क्या कह रहा है? कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो एक लंबे समय तक जारी रहे, लंबे समय तक चले, उसको क्या कहेंगे? प्रोफाउंड कहेंगे, प्रोजेक्ट कहेंगे, प्रोलॉन्ग्ड कहेंगे, या इन्फिनाइट कहेंगे? जल्दी बताओ क्या कहेंगे उसको? जो लंबे समय तक जारी रहे उसको क्या कहेंगे? सारे बच्चे बताओ उसको क्या कहेंगे? जल्दी बताओ भाई, उसको क्या कहेंगे? फटाफट से बता दो उसको क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? जल्दी बताओ मेरे भाई। प्रोफाउंड का मतलब होता है महान आदमी, वेरी ग्रेट बोल सकते हो आप, वेरी ग्रेट, ठीक है। और प्रोजेक्ट कोई भी एक छोटा सा काम होता है, काम का पीस ऑफ वर्क बोल सकते हो। जैसे हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऐसे सुनने को मिलता है ना, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है पीस ऑफ वर्क।
प्रोजेक्ट का मतलब होता है मेरे भाई पीस ऑफ वर्क, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है अनंत। अनंत भाई, तो अनंत तो चाहिए नहीं, लंबा टाइम चाहिए, लंबा टाइम। लंबा टाइम प्रोलॉन्ग्ड होता है मेरे भाई, प्रोलॉन्ग्ड होता है, ध्यान रखना। बच्चे आंसर करेंगे इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, कभी खत्म ना होने वाला, लेकिन खत्म तो होगा भाई, सिर्फ लॉन्ग टाइम बोल रहा है, लंबे समय तक के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका मीनिंग भी नोट कर लेना, प्रोफाउंड और प्रोजेक्ट का मीनिंग, ठीक है। एमटीएस 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड का क्वेश्चन है, चलो आंसर करो। आंसर करने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है? आ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया या बिजनेस शुरू किया और उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क भी था। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? एक्सपेरिमेंट होगा, टैबू होगा, वेंचर होगा या एंटरप्रेन्योर होगा? जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान आपको क्या रखना है, ध्यान आपको क्या रखना है? एक्सपेरिमेंट तो जांच पड़ताल होती है, नहीं होगा। टैबू का मतलब होता है मेरे भाई कुछ ऐसा ना बोलना, जैसे हम क्या होता है ना, कई बार कोई चीज बोल देते हैं तो सामने वाले को बुरी लग जाती है, सामने वाले को बुरी लग जाती है। तो टैबू का मतलब ये होता है कि अपने आप पे काबू रखना, कि भैया ऐसी बात मत बोलो कि सामने वाले को बुरी लग जाए। टैबू का मतलब अपने आप पे काबू रखना, कि सामने वाले को मत बोलो ऐसी बात जिससे उसको बुरा लगे, ठीक है। ये मीनिंग भी नहीं चाहिए। अब एक आ गया वेंचर, एक आ गया एंटरप्रेन्योर। जल्दी बताओ इनमें से क्या होगा आंसर? मेरे भाई ध्यान रखना, दोनों में रिस्क होता है, लेकिन इसमें इंसान होता है, पर्सन होता है, और इसमें प्रोजेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? प्रोजेक्ट में रिस्क होता है। इसमें पर्सन को रिस्क होता है और इसमें प्रोजेक्ट को रिस्क होता है। अब इसमें क्या चाहिए, किसको रिस्क है? मेरे भाई प्रोजेक्ट को रिस्क है, ध्यान रखना। अगर किसी इंसान को रिस्क है तो ए, अगर किसी प्रोजेक्ट को रिस्क है तो बी। अब रिस्क किसको? प्रोजेक्ट या बिजनेस को, तो बी इज द सही आंसर होगा, ध्यान रखना, बी इज द करेक्ट आंसर। एमटीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था, ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंटोनिम है, और एंटोनिम बोले तो ऑपोजिट मीनिंग, एंटोनिम बोले तो ऑपोजिट मीनिंग बताना भाई। ध्यान आपको यही रखना होता है एग्जाम में, सिनोनिम पूछे तो सिमिलर, एंटोनिम पूछे तो ऑपोजिट। फ्लीटिंग का मतलब बताओ क्या होगा? फ्लीटिंग का मतलब, फ्लीटिंग का मतलब क्या होगा? फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है बताओ, शाबाश। फ्लीटिंग का पहले तो मतलब बताओ और फिर उसका उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना। चलो कमेंट करो फटाफट, आंसर किया करो सारे बच्चे, इधर उधर की बात मत करो भाई। चलो, फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? पासिंग होता है, उल्टा। देखो भाई, फ्लीटिंग का मतलब होता है शॉर्ट, फ्लीटिंग का मतलब होता है शॉर्ट, छोटा, शॉर्ट होता है। पासिंग का मतलब होता है प्रोसेस, कोई चीज पास कर रही है भाई, प्रोसेस में है, ठीक है, प्रोसेस बोल सकते हो इसको। फीबल का मतलब फ्री ऑफ बल, जिसके अंदर बल नहीं है, मतलब वो कमजोर है, उसको आप बोल सकते हो वीक है, वो कमजोर है। और ब्रीफ का मतलब भी शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, छोटा। मेरे भाई लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग लिव्ड, जो लंबा चले, लॉन्ग लिव्ड यानी कि जो लंबा चले। तो मीनिंग क्या चाहिए था? लंबा चलने वाला, लॉन्ग लिव्ड। तो फ्लीटिंग का मतलब होता है शॉर्ट और लास्टिंग का मतलब लंबा चलने वाला, लास्टिंग का मतलब लंबा चलने वाला। तो डी इसका ऑपोजिट। देखो मेरे भाई, ऑपोजिट बताना था, सिनोनिम नहीं बताना था, कभी ब्रीफ करके आ जाओ, ठीक है। ऑपोजिट बताना था तो ऑपोजिट बताना है। अगला एमटीएस 2021, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एंटोनिम बताना है, यानी ऑपोजिट ही बताना है, इसमें भी ऑपोजिट ही बताना है। चलो आंसर करो सारे बच्चे, इसका क्या होगा? इरेशनल का मतलब क्या होता है और फिर उसका उल्टा बताना है। पहले तो इरेशनल का मतलब बताओ और फिर उसका उल्टा बताओ। चलो आंसर करो, पहले तो इरेशनल का मतलब बताओ फिर उसका उल्टा बताना है। चलो बताओ मेरे भाई। देखो, इरेशनल का मतलब होता है जिसका कोई लॉजिक ना हो, जिसके कोई सिर पैर ही ना हो, कोई ऐसी बात बोल दी जिसका कोई रीजन ही ना है। अनरीजनेबल बोल सकते हो इसको, अनरीजनेबल, ठीक है। या इलॉजिकल बोल दो, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, इलॉजिकल बोल लो भाई, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ग्लूमी का मतलब उदास होता है मेरे भाई, सैड होना, उदास होना, ग्लूमी का मतलब। अच्छा, इलॉजिकल लिखा हुआ था क्या? तो इलॉजिकल का मतलब होता है अनरीजनेबल, यहां पे लिख लो, जिसका कोई रीजन ही नहीं है, सिर पैर नहीं है बात के। और पीसफुल का मतलब होता है शांत रहना, ट्रैंक्विल, इसका सिनोनिम है ट्रैंक्विल, शांत रहना मेरे भाई, शांत रहना।
तो इसका उल्टा बताना था, तो इरेशनल का उल्टा रीजनेबल होगा। रीजनेबल का मतलब होता है रेशनल, तार्किक होना, अपनी बात के पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होना, और ऐसा ही आपके अंदर भी होना चाहिए। आप कोई भी आंसर दे रहे हो तो आपके पास उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि भैया ये रीजन है मेरे पास ये आंसर देने का। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इडियम्स एंड फ्रेज है, मुहावरा है, इसका आंसर करो क्या होगा। मुहावरा है, इसका आंसर क्या होगा। चलो, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी का मतलब क्या होगा, बताएंगे सारे बच्चे क्या होगा। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी का मतलब क्या होगा, मुहावरा है, बताओ। देखो भाई, ये फ्यूरी जो वर्ड है ना, फ्यूरी वर्ड बना है फ्यूरियस से, फ्यूरियस, और फ्यूरियस का मतलब तो आपको पता ही होगा, एंग्री होना, गुस्सा हो जाना। फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना। अब बताओ इसका मीनिंग क्या है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, बताओ, गुस्से से भरा हुआ। मेरे भाई ध्यान रखना, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ ऊंचा बोलना और गुस्सा दिखाना शब्दों में, लेकिन वो इनइफेक्टिव हो, उस पे जू भी ना रहेंगे भाई। सुना होगा ना, भैंस के आगे बीन बजाना, वो वाली बात हो जाएगी, है ना, वो वाली बात हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि भैया बोल बहुत तीखा रहा है, पूरा गुस्से में है, लेकिन उसका फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा, पूरा हल्ला गुल्ला कर रखा है, शोर कर रखा, गुस्से में आ रखा, लेकिन फर्क घंटा नहीं पड़ रहा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी मुहावरा है, इसका आंसर करो। चलो, ये भी मुहावरा है, इसका आंसर करो। क्या कह रहा है, अपसेट समवन्स एप्पल कार्ट, आंसर करो। अपसेट समवन एप्पल्स कार्ट, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अपसेट समवन एप्पल्स कार्ट, इसका आंसर क्या होगा, बताओ शाबाश। देखो भाई, जैसे आप शॉपिंग करने जाते होगे, जब शॉपिंग करने जाते हो, कार्ट का मतलब वो एक टोकरी टाइप की होती है। जैसे आप शॉपिंग करते हो ना, मॉल में कहीं पे भी गए तो वो एक ऐसे ऐसे चलाते हो ना, उसमें आप बर्तन जो कुछ भी खरीदते हो वो डाल लेते हो, ठीक है। अब क्या होगा, एक लड़का रास्ते से जा रहा था भाई, अपनी एप्पल उसमें कार्ट में डाली हुई थी उसने। अब आपने टक्कर मार के उसको, धक्का मार के उसको गिरा दिया और उसके सारे एप्पल बिखर गए। तो इसका मतलब क्या कर दिया आपने, उसका प्लान फेल कर दिया। बेचारा घर पे जाता, स्लेड वगैरह काट के अपना हल्के हल्के लेता, तो आपने उसका क्या कर दिया, प्लान फेल कर दिया मेरे भाई, प्लान फेल कर दिया। तो डूइंग समथिंग दैट फेल्स समवन्स प्लान, ऐसा कुछ कर देना जिससे सामने वाले का प्लान फेल हो जाए, ऐसा कुछ कर देना जिससे सामने वाले का प्लान फेल हो जाए। ध्यान देना, तो एमटीएस 2022 में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। यानी कि कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले का प्लान अपना फेल हो जाए, डूइंग समथिंग दैट फेल्स समवन्स प्लान। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का सारे बच्चे आंसर करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। क्या करना है, सही स्पेलिंग बतानी है कि सही स्पेलिंग किसकी है, ठीक है। इनमें से सही स्पेलिंग किसकी है वो बतानी है, और उसके बाद जिसकी गलत है वो भी बतानी है, ठीक है। तो बताएंगे सारे बच्चे इसमें से सही स्पेलिंग किसकी है, बताओ जल्दी से, किसकी सही स्पेलिंग है। प्रिविलेज, इंडिस्पेंसेबल, परसिवरेंस, इंड एडवर्वेंटेंट, किसकी सही स्पेलिंग है, जल्दी बताओ, बताओ शाबाश, बताओ। बिल्कुल, इंडिस्पेंसेबल, शाबाश। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, प्रिविलेज की सही स्पेलिंग बताओ, प्रिविलेज की सही स्पेलिंग भी बताओ सारे बच्चे। ध्यान रखना, PRIVI होता है, LEGE, ठीक है। PRIVILEG होता है प्रिविलेज की सही स्पेलिंग। प्रिविलेज का मीनिंग अगर किसी बच्चे को पता है तो बताएंगे सारे बच्चे कि प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, बताओ। ध्यान रखना, प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट्स, विशेष अधिकार। स्पेशल राइट्स भाई, विशेष अधिकार क्या होता है, विशेष अधिकार होता है, ठीक है। क्या होता है, विशेष अधिकार होता है, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट है परजर्वेंस, इसकी सही स्पेलिंग बताओ। प्रिजर्वेंस की सही स्पेलिंग क्या होती है, जल्दी से बताएंगे, प्रिजर्वेंस की सही स्पेलिंग क्या होती है, बताओ। ध्यान आपको क्या रखना है कि इसके अंदर छोटा सा ही गड़बड़ कर रखा है, एग्जामिनर ने स्पेलिंग में छोटा सा गड़बड़ कर रखा है।
PERSE होता है, PERSEVERANCE होता है प्रिजर्वेरेंस। ठीक है, इसका मीनिंग होता है सॉलिडिटी, दृढ़ता, सॉलिडिटी बोल सकते हो, दृढ़ता। ठीक है, ठीक है ना। चलो, और इनएडवर्टेंट की और सही स्पेलिंग बताओ। इनएडवर्टेंट में मेरे भाई इसकी सही स्पेलिंग होती है INADVERTENT होता है, TENT, TANT नहीं होता, TENT होता है। ठीक है, और एडवर्टेंट का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह। ठीक है, केयरलेस होना, लापरवाह होना। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2021 में। तो मेरे भाई ये स्पेलिंग भी किया करो। ठीक है, जैसे आपने करेक्ट स्पेलिंग पूछी तो वो सही स्पेलिंग बता दी, उसके बाद जो गलत है वो भी तो बतानी पड़ेगी ना, उनको भी तो सही करो ना, कल को एग्जाम में पता चले कि भाई इनमें से कोई एक पूछ ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। और ये क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। यहां पे देखो ये अंडरलाइन पार्ट है ना, इसमें अगर कोई गड़बड़ लग रही है तो इंप्रूव कर दो, नहीं दिक्कत है तो कोई परेशानी नहीं है। चलो सारे बच्चे आंसर करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। चलो भाई फटाफट। दिस सिल्वर ग्लास विल शाइन इफ यू रब बाय लेमन पील। पील का मतलब छिलका होता है, कि ये सिल्वर ग्लास चमकेगा, शाइन करेगा अगर आप इसको रब करोगे। रब का मतलब होता है बच्चे रगड़ना। अगर आप इसको रब करोगे किसके साथ में, लेमन पील के साथ में रब करोगे तो बताओ, बताओ भाई जल्दी से बताओ क्या होगा। रब इट विद, रब्ड इट विद बाय या रबिंग इट बाय, जल्दी बताओ क्या होगा, बताओ। ध्यान आपको क्या रखना है मेरे भाई, रब के साथ में विद प्रेपोजिशन आती है। ध्यान रखना, रब के साथ में विद प्रेपोजिशन आती है कि हमने किसी चीज को रब किया, उसको पीछे लिख दिया। किसको रब करना है, इट, इट बोले तो सिल्वर ग्लास। ठीक है, और किससे करना है, किससे करना है उसके लिए विद लिखा जाता है। किससे किया हमने, लेमन पील से किया। किससे किया, लेमन पील से। तो क्या हो जाएगा, रब इट विद लेमन पील, रब इट विद लेमन पील इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो क्या होगा, रब के साथ में विद प्रेपोजिशन आती है। CHSL 2022 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो। ये भी अपना इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ये भी अपना इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आंसर करो। डोंट पार्क योर कार, अपनी कार को पार्क मत करो यहां पे। द पुलिस शुड टो इट अवे, पुलिस इसको ले जानी चाहिए कि पुलिस ले जा सकती है, ये बात बता दो। टो का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे आप भी जैसे पार्किंग मतलब कार को पार्क नहीं करते ना, पार्किंग में कहीं भी ऐसे ही खड़े कर देते हो, तो क्या होता है ना, पुलिस वाले एक गाड़ी लेके आते हैं, है ना, और उस गाड़ी में आपकी गाड़ी को बांध के पीछे से ऐसे उठाए हुए लेके जाते हैं, तो उसको टो करना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टो करना बोलते हैं, उसको बोलते हैं टो करना। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ शाबाश। अब आप एक बात बताओ, ये कह रहा है कि भैया अपनी गाड़ी को यहां पार्क मत करो, अपनी गाड़ी को यहां पार्क मत करो, ऐसे कह रहा है। अब ये अगर कह रहा है कि अपनी गाड़ी को यहां पार्क मत करो, तो पुलिस को ले जानी चाहिए कि पुलिस ले जा सकती है उसकी गाड़ी को। मेरे भाई पुलिस ले जा सकती है, और यानी कि पॉसिबिलिटी दिखानी है। पॉसिबिलिटी कौन दिखाएगा, इनमें से जो लिखा हुआ माइट दिखाएगा भाई। कौन दिखाएगा मेरे भाई, माइट आएगा यहां पे, शुड नहीं, क्या आ जाएगा मेरे भाई, माइट आ जाएगा कि गाड़ी आपकी ले जा सकते हैं, गाड़ी आपकी ले जा सकते हैं भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन MTS 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 16 वॉइस का क्वेश्चन है। चलो सारे बच्चे आंसर करेंगे। MTS 2022 में पूछा गया है और 2023 वाला MTS आने वाला है। हर एक क्वेश्चन को मन से किया करो, चाहे वो वॉइस का हो चाहे नरेशन का हो, एक एक क्वेश्चन को मजे से किया करो। समझना है तो हर चीज को समझना है ना। चलो, द नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड बाय द मिनिस्टर, बताओ भाई क्या होगा। देखो भाई, जब भी वॉइस की बात आए ना तो आपको वर्ब को देखना है सबसे पहले। तो अब इसके अंदर वर्ब लिखी हुई है वॉज होस्टेड, क्या लिखी हुई है, वॉज होस्टेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको क्या देखने को मिले, इज एम आर वॉज वर, यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिले। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, इज एम आर वॉज वर बीन बीइंग, इनमें से कोई एक दिखे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, तो वो क्या मानी जाएगी, वो वर्ब, वो मानी जाएगी कि ये वर्ब पैसिव फॉर्म में लिखी है। किस फॉर्म में लिखी है, पैसिव फॉर्म में। अब देखो तो क्या यहाँ पे इज एम आर वोज वर है, हाँ जी सर वोज है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये है पैसिव में। इसका मतलब ये कहां पे लिखी हुई है, पैसिव में लिखी हुई है।
अब इसको एक्टिव में चेंज करना है। ध्यान आपको क्या रखना है, जब एक्टिव में चेंज करते हो, अगर एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसका पैसिव क्या बनता है, बताओ कमेंट करके। उसका पैसिव क्या बनता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है ना। अब इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक्टिव क्या बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेरे भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म होस्टेड, देखो किस में लिखा हुआ है, खाली होस्टेड किस में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ, एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ सी। ठीक है, तो आपको पहले तो ये चेक करना है कि ये वर्ब एक्टिव में लिखी है या पैसिव में लिखी है। अगर एक्टिव में लिखी है तो पैसिव में चेंज करवाएगा एग्जामिनर आपसे, पैसिव में लिखी तो एक्टिव में चेंज करवाएगा। गेम आपके साथ पूरा खेला जाएगा, तैयार आपको रहना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आंसर कर दो। वॉइस का ही क्वेश्चन है, ये आंसर करेंगे सारे बच्चे। वॉइस का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले गेम्स ऑल द टाइम। चिल्ड्रन हमेशा गेम खेलना पसंद करते हैं भाई। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले गेम्स ऑल द टाइम, जल्दी बताओ क्या होगा, बताओ। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले गेम्स ऑल द टाइम, चिल्ड्रन हमेशा गेम खेलना पसंद करते हैं। देखो भाई, यहां पे लिखा लाइक, ठीक है, और यहां पे लिखा टू प्ले गेम्स ऑल द टाइम, ऐसे लिखा हो भाई। ठीक है, अब बताओ इसका वो क्या होगा, मतलब पैसिव क्या होगा, जल्दी बताओ, शाबाश बताओ। देखो भाई, यहां पे जो ये लाइक है ना, ये लाइक, ये जो लाइक है वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है मेरे भाई, चिल्ड्रन इसका सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन क्या है, इसका सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब ये बताओ, ये लाइक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सर फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव होता है। अब देखो, इज लाइक्ड कहां पे लिखा हुआ है, इज लाइक्ड कहां पे है, या आर लाइक्ड कहां पे है, ये देखो, इज एम आर या लाइक्ड कहां पे है, इज एम आर लाइक्ड मेरे भाई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, आर लाइक्ड, ये रहा पैसिव, आर लाइक्ड, ये रहा पैसिव। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो इज एम आर किसके डिपेंड करेगा, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नरेशन का क्वेश्चन है, ये आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 18 नरेशन का क्वेश्चन है, आंसर करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, इट इज अ फैक्ट दैट किड्स मॉडल पेरेंटल बिहेवियर सेड द रिसर्चर। रिसर्चर ने कहा कि ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को मॉडल करते हैं, मतलब बनाते हैं, कि बच्चों पे ही डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसा बिहेवियर करते हैं, और ये सच्चाई भी है ना। कई निकम्मे बच्चे हो जाते हैं तो निकम्मा बिहेवियर करना पड़ता है पेरेंट्स को भाई, कई अच्छे बच्चे होते हैं मेरे जैसे तो अच्छा बिहेवियर भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये फैक्ट है मेरे भाई, फैक्ट है। एक बार आप बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, आप बताओ, बताओ शाबाश। और मैंने शायद ये बता भी रखा है, मैंने शायद बता भी रखा है, अगर नहीं बता रखा तो सुन लो ध्यान से मेरी एक बात। जब भी बात होगी किसी फैक्ट की, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रूथ की, जब भी बात होगी किसी फैक्ट की या यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो मेरे भाई टेंस में चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना। टेंस में नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इट इज अ फैक्ट दैट, ये ठीक है, तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इट इज ए फैक्ट दैट, इट इज ए फैक्ट दैट। ठीक है, और ऐसे ही लिखा जाएगा इनडायरेक्ट में भी। ठीक है, इनडायरेक्ट में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। सैड का सैड हो गया, कोमे के नाम का दैट लग गया। ठीक है, हैज सैड कहां से आ गया, हैज बीन सैड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इट इज ए फैक्ट दैट किड्स मॉडल देयर पेरेंटल बिहेवियर। ठीक है, तो ध्यान आपको क्या रखना है, अगर कोई फैक्ट लिख रखा ना उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना, इनडायरेक्ट में जाओगे तब। अगला क्वेश्चन, ये भी नरेशन का, चलो आंसर करो, चलो आंसर करो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉरनर सेड टू द फार्मर, फॉरनर ने सेड फार्मर से कहा, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। क्या मेरे को सबसे पास वाले होटल का रास्ता बता सकते हो, क्या तुम मेरे को सबसे पास वाले होटल का रास्ता बता सकते हो, ऐसा उसने फॉरनर ने फार्मर से कहा। अब मेरे भाई कहा, देखो ये कोमे वाला आपको पता है डायरेक्ट होता है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, डायरेक्ट से कहां जाना, इनडायरेक्ट में जाना। अब देखो डायरेक्ट में अगर आपको पता है ना ये बात, अगर डायरेक्ट में क्वेश्चन होता है तो पहली बात तो ये है इनडायरेक्ट में जाते जाते वो पॉजिटिव बन जाता है, पहली बात।
दूसरी बात यह है क्वेश्चन में सेड टू को किस में बदला जाता है, आस्क्ड में बदला जाता है। देखो आस्क्ड में किस में बदला जाता है, ये दो ऑप्शन हो गए, इसमें आस्क्ड में बदला या इंक्वायर्ड में भी बदला जा सकता है, लेकिन इंक्वायर्ड के साथ में ऑफ नहीं आता भाई, इंक्वायर्ड के साथ में ऑफ नहीं आता। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। और दूसरी बात कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में चेंज हो जाता है। कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया कि भैया क्वेश्चन था तो सेड टू को आस्क्ड में बदलना था, ठीक है। चलो सजेस्टेड गलत हो गया, एक्सक्लेम्ड गलत हो गया, इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं, लेकिन इंक्वायर्ड के साथ ऑफ नहीं आता भाई, गड़बड़ हो गई। तो ए ऑप्शन ही बचा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 PQRS, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है भाई, एग्जाम में पूछा जाने वाला हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन क्या करो, CHSL में भी ये PQRS आ रहे हैं, MTS में भी आएंगे, CGL CPO कोई भी एग्जाम देना आएंगे, तो इनको भागना नहीं है, इनको करना है, चाहे PQRS हो चाहे क्लोज टेस्ट हो, सबका। देखो भाई पता है क्या होता है, एक प्रैक्टिस सेट जब तैयार होता है ना, तो हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन ये बच्चे होते हैं ना, ये कैसे कर लेते हैं कि भैया इस क्वेश्चन का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसको छोड़ो यार। अब आप एक परिवार में रहते हो, आप 4 भाई हो, 3 भाई हो, 2 भाई हो, या जो भी भाई बहन रहते हो, हर एक इंसान का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है भाई। अगर कोई आपको इंपॉर्टेंस ना दे तो आपको कैसा लगेगा, ये बात बताओ, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो अगर प्रैक्टिस सेट में आप PQRS को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो PQRS आपसे बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा और आपको एग्जाम क्लियर करने से रोक देगा भाई। इसलिए सबको मनाए रखो भाई, सबको मनाए रखो, सबको इंपॉर्टेंस दो। चलो ईमानदारी से सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे एक बार और पढ़ के थम्स अप कर देंगे कि हाँ जी सर हमने पढ़ लिया, अब आप करवा दो। चलो ईमानदारी से पढ़ो और होगा भाई, अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो कहां से होगा फिर। चलो शाबाश। चलो हो गया। अब देखो मेरे साथ, अब देखो मेरे साथ भाई, आपको PQRS का तरीका क्या होता है, पहले तो या तो स्टार्टिंग देख लो, स्टार्टिंग सेंटेंस फंस रहा है तो, नहीं तो फिर सिर्फ ये पकड़ लो कि किसका पीछे कौन है, ठीक है। देखो पहले कह रहा कि इन सच प्लेसेस का मतलब ऐसी जगहों पर। अब कैसी जगहों पर भाई ये तो बताया नहीं। दिस ड्यूज, दिस सैंड, कौन सी सैंड कौन से ड्यूज, मेरे भाई बी से शुरुआत हो गई। बी से शुरुआत होते ही ऑप्शन कट गए हमारे दो, ऑप्शन कट गए हमारे दो। अब ऑप्शन बचे दो बचे, या तो BADC या BACD। इसका मतलब ये है बी के बाद ए आना तो तय है, बी के बाद ए आना तो तय है। देखो भाई सम डेजर्ट्स, कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे पानी होता ही नहीं है भाई, पानी होता ही नहीं है। अब ऐसी जगहों पर जो तेज हवाएं चलती हैं, वो भाई जो सैंड होते हैं ना, सैंड उसके हीप्स उठते हैं भाई, पूरे गुब्बारे से ऐसे उठेंगे, है ना, बहुत मतलब ऐसा पहाड़ सा उठेगा उनका सैंड का, ठीक है भाई। अभी कह रहा कि ये वाली सैंड, दिस सैंड जो उठी है मेरे भाई, तो उसके बाद डी आएगा और लास्ट में बचा सी। देखो BADC इज द करेक्ट आंसर, BADC। देखो कितना आसान था, और CHSL 2021 में पूछा गया था, कितना आसान था। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये क्लोज टेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट है, सारे बच्चे पढ़ो और इसका फिर मेरे को बता देना कि हाँ सर पढ़ लिया। क्लोज टेस्ट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है भाई, हर चीज का इंपॉर्टेंस है, ध्यान से करोगे तो होगा, हर एक क्वेश्चन होगा, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो चाहे वो कुछ भी हो भाई। चलो शाबाश, पढ़ो एक बार, पूरा पढ़ो, एडवेंचर से लेके लीडरशिप तक पढ़ो, शाबाश। जो नहीं पढ़ेगा उसका कैसे होगा भाई, नहीं पढ़ने वाले का नहीं होगा। इधर उधर की बात कोई नहीं करेगा, पढ़ाई पे फोकस रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलो चलो भाई, अब देखो मेरे साथ पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करना। देखो पहला क्या कह रहा है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड डेवलपिंग ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ डैश इंडिविजुअल। कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स प्ले है ना, ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में और बनाने में। इंडिविजुअल में आवाज आ रही है आ ई,
इंडिविजुअल। ई की आवाज आ रही है मेरे भाई, जब भी आपको आवाज आए आ ई आई ओ ऊ, तो उसके पहले क्या लगाना है, उसके पहले एन लगाना है भाई। मैनी के साथ में प्लूरल आता, सम के साथ में प्लूरल आता, वन कैसे आएगा, तो एन आ जाएगा। पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर करो, अगला क्वेश्चन का आंसर करो भाई। आगे क्या कह रहा है कि दे इन्वॉल्व ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल डैश। बताओ भाई, अब इनमें शामिल होता है ग्रेट फिजिकल और मेंटल, क्या शामिल होता है ये बात बता दो, क्या शामिल होता है। एंड्योर, एंड्योर्ड, एंड्योरेंस या एंड्योरिंग। मेरे भाई यहाँ पे नाउन चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए, क्योंकि देखो ये फिजिकल एंड मेंटल एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है, और यहाँ पे चाहिए नाउन। और मेरे भाई इनमें से नाउन कौन सा है, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, ठीक है, एंड्योरेंस, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, सारे बच्चे लाइक कर दो भाई, ठीक है। चलो फटाफट से एक बार सारे बच्चे लाइक कर देंगे, ठीक है। तो एंड्योरेंस जो है ना आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसका क्या आंसर बनेगा, इसका क्या आंसर बनेगा, देखो तो एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि भैया पार्टिसिपेशन इन एडवेंचर स्पोर्ट्स डैश द कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फिटनेस। कि पार्टिसिपेट करने से स्पोर्ट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेमिना और फिटनेस बढ़ती है। बताओ भाई, घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है मेरे भाई। वैल्यू मेरे भाई इंप्रूव होता है, इंप्रूव होता है। इनहेंस का मतलब होता है इंप्रूव होना, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट करने से ना हमेशा कोई चीज इंप्रूवमेंट आती है, हमेशा किसी ना किसी चीज में क्या आती है, इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, बिसाइड्स डैश स्पोर्ट्स, इसके अलावा ये स्पोर्ट्स। मेरे भाई ये स्पोर्ट, दिस नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, सिंगुलर के लिए आता है। अब दीज या दोज, मेरे भाई पहले जब जिक्र होता है तो पहले हमेशा दीज आता है भाई, दोज बाद में आता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये वाले जो स्पोर्ट्स है ना, ये जो स्पोर्ट्स है ना, दीज स्पोर्ट्स है ना, ये स्पोर्ट्स जो है ऑल्सो टीच वन टू वर्क इन यूनिटी, ये सिखाते हैं कि भाई कैसे यूनिटी में काम करना है, एंड इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, और सामाजिक इंटरेक्शन को भी इंप्रूव करते हैं। अलोंग विद ग्रुप डैश एंड लीडरशिप, अलोंग विद डैश, ग्रुप डैश और लीडरशिप। अब बताओ क्या होगा भाई, अब बताओ क्या होगा, यहां पे आंसर बता दो भाई। मेरे भाई ध्यान रखना, गेम्स नहीं आएगा, फीलिंग्स नहीं आएगा। ग्रुप फीलिंग्स क्या होती है मेरे भाई, ग्रुप एक्शंस क्या होते हैं, ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब ये होता है कि कैसे हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, कैसे हम एक दूसरे से बातें करते हैं, ये होता है ग्रुप डायनामिक्स। तो जब ऐसी चीजें होती है ना, स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेते हैं, तो हमें इंप्रूवमेंट मिलती है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक इंटरेक्शन, कैसे किससे बात करनी है, ग्रुप में कैसे बात करनी है, तो उसको डायनामिक्स बोलते हैं, डायनामिक्स। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। और आज का अब वोकैब ड्रिल सेट है, सेट नंबर 13। अब इस पे भी फोकस होना चाहिए भाई, हर एक चीज को इंपॉर्टेंस दो, चाहे वो वोकैब हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो जल्दी से। आज का जो है लाइव क्लास का टारगेट हमारा 600 है, ठीक है। चलो क्लास एंड होते होते फटाफट से कर दो भाई, सारे बच्चे लाइक कर दो, ठीक है। और सारे बच्चे अभी वोकैब का सेट भी करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, आज का पहला वर्ड फटाफट से करेंगे भाई, फटाफट से करेंगे। आज का पहला वर्ड क्या है, फ्रीवोलस, फ्रीवोलस, फ्रीवोलस। मेरे साथ बोला करो, फ्रीवोलस, फ्रीवोलस, फ्रीवोलस। जब तक बोलोगे नहीं भाई नहीं सीखोगे। फ्रीवोलस, फ्रीवोलस और फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मतलब क्या होता है, फ्रीवोलस का मतलब होता है नॉन सीरियस, जो कि सीरियस ही नहीं है भाई, जो तुच्छ है, जो गंभीर नहीं है, जो सीरियस नहीं है, जो तुच्छ है, ठीक है। ठीक है। तो कैसे याद करेंगे इसको, कैसे याद करेंगे कि वो फ्री रह रह के फ्रीवोलस बन गया भाई, वो फ्री रह रह के फ्रीवोलस बन गया, ठीक है। और जो क्या होता है ना, जब हम ज्यादा टाइम के लिए फ्री रहने लग जाते हैं ना, तो हम क्या हो जाते हैं भाई, नॉन सीरियस हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या चीज करनी है, कैरियर के प्रति भी सीरियस नहीं रहते है ना। तो फ्री रह रह के क्या हो गया, फ्रीवोलस हो गया। सिनोनिम की बात करेंगे तो ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है, सिली, ठीक है। और इसके उल्टे की बात करेंगे तो सीरियस या फिर ग्रेव, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगला वर्ड है स्टेल, बहुत ही कॉमन वर्ड है भाई, स्टेल बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है स्टेल। बताओ एक बार आंसर करने की कोशिश करो।
स्टेल वर्ड तो बहुत ही कॉमन है भाई, स्टेल वर्ड तो बहुत ही कॉमन है। स्टेल का मतलब होता है बासी, स्टेल का मतलब बासी होता है, जो खाना पुराना हो जाता है, बासी। सिनोनिम की बात करेंगे तो मस्टी, स्मेली और डिकेड, जिसे स्मेल आने लग जाए। और एंटोनिम की बात करेंगे तो फ्रेश या न्यू, फ्रेश या नया भाई। अगला वर्ड है ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट। अगला वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 3 आज का, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट। बोलो शाबाश, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट। बोलो ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब होता है मेरे भाई कटु, तीखा। कैसे याद करेंगे? कैसे? किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। कैसे याद करेंगे? जो लोग ट्रेन में चैन खींच देते हैं, जो लोग ट्रेन में चैन खींच देते हैं, उनकी जो है ना कड़ी निंदा की जाती है, कड़ी निंदा की जाती है कि भैया ये चीज गलत है। ट्रेन में चैन खींचने पर आपकी निंदा होगी भाई। सिनोनिम की बात करेंगे तो सरकास्टिक, स्कैथिंग। और एंटोनिम की बात करेंगे तो ब्लैंड और डल, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन में चैन खींचने वालों की निंदा होती है ट्रेंचेंट। ठीक है, अगला वर्ड है वर्ड नंबर 4 ट्रिचेरियस, ट्रिचेरियस, ट्रिचेरियस। अगला वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 4 आज का, ट्रिचेरियस, ट्रिचेरियस, ट्रिचेरियस। ठीक है, ट्रिचेरियस का मतलब होता है मेरे भाई धोखेबाज होना, गद्दार होना, धोखेबाज होना, गद्दार होना। कुछ टीचर धोखेबाज होते हैं, ऐसे याद कर सकते हो इसको। कुछ टीचर धोखेबाज होते हैं, कुछ टीचर धोखेबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम की बात करेंगे तो डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल। और एंटोनिम की बात करेंगे तो लॉयल या फिर रिलायबल, जिस पे विश्वास किया जा सके, जिस पे विश्वास किया जा सके। ठीक है, चलो अगला वर्ड है आज का हमारा वर्ड नंबर 5 प्लेसिड, 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 प्लेसिड। क्या है? प्लेसिड, प्लेसिड, प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है मेरे भाई शांत होना, शांत होना, जो शांत रहे। याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? इस प्लेस पे शांति से ईद बनाई जाती है भाई, इस प्लेस पे शांति से ईद मनाई जाती है, प्लेसिड। इस प्लेस पे शांति से ईद बनाई जाती है। सिनोनिम की बात करेंगे तो सीरिन और ट्रैंक्विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एंटोनिम की बात करेंगे तो एजिटेटेड, क्लैमरस और डिस्टर्ब्ड, है ना, शोरगुल वाला, है ना। चलो अगला वर्ड है हमारा पैंग। अगला वर्ड है हमारा पैंग, 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 है ना। बोलो शाबाश, पैंग, 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 पैंग। पैंग का मतलब क्या होता है? पैंग का मतलब होता है तेजी से दर्द होना, तेजी से क्या होना मेरे भाई? दर्द होना। पैंग का मतलब होता है तेजी से दर्द होना, तेज दर्द होना। पैंग का मतलब क्या होता है? तेजी से दर्द होना, तेज दर्द होना। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? याद हम ऐसे कर सकते हैं कि अपंग को देख के। याद हम कैसे कर सकते हैं कि अपंग को देख के, जब हम अपंग को देखते हैं तो मेरे भाई हमें दर्द होता है, तेजी से दर्द होता है। जब हम अपंग को देखते हैं तो हमारे अंदर तेजी से क्या होता है? दर्द होता है। सिनोनिम की बात करेंगे तो एगोनी, है ना, एंग्यूस और एक। एक का मतलब भी दर्द होता है, जैसे आपने सुना होगा ना हेडेक, आपने सुना होगा ना हेडेक। हेडेक का मतलब क्या होता है? सिर का दर्द। तो एक का मतलब मेरे भाई दर्द होता है। ठीक है, सिनोनिम की बात करेंगे तो एगोनी, एंग्यूस और एक। और एंटोनिम की बात करेंगे तो कंफर्ट और सोलेस, कंफर्ट और सोलेस मतलब शांति। ठीक है, अगला वर्ड है वर्ड नंबर 7 स्कैटर, 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 स्कैटर। बताओ एक बार इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत सुना होगा फिजिक्स में, है ना। सुना है कि नहीं सुना फिजिक्स में? बताओ। बताओ शाबाश। हम्म, चलो। तो स्कैटर का मतलब बिल्कुल तितर बितर हो जाना, बिखर जाना, है ना। स्कैटर ऑफ लाइट होता है ना, ऐसे लाइट बिखर जाती है, वो वाला। ठीक है, सिनोनिम की बात करेंगे तो स्ट्रू और डिस्पर्स, फैल जाना। एंटोनिम की बात करेंगे तो इकट्ठा हो जाना, कलेक्ट हो जाना और गैदर हो जाना, कलेक्ट हो जाना और गैदर हो जाना। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 8 फ्यूरियस। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है। फ्यूरियस, 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 आग बबूला हो जाना, क्रोध में आ जाना, गुस्सा हो जाना। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? आग बबूला हो जाना, गुस्सा हो जाना। ठीक है, ठीक है। फ्यू ऑफ अस, ऐसे याद कर सकते हो, फ्यू ऑफ अस, हम में से कुछ जो है ना जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, हम में से कुछ। फ्यू ऑफ अस, हम में से कुछ जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, फ्यूरियस। ठीक है,
ठीक है। सिनोनिम की बात करेंगे तो इनरेज्ड, फायर्स और इंसेंस्ड। एंटोनिम की बात करेंगे तो ठंडा रहना भाई, चीयरफुल रहना, हैप्पी हैप्पी रहना। ठीक है, हैप्पी हैप्पी रहना। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 9। वर्ड नंबर 9 है एक्जियोम एक्जियोम एक्जियोम। क्या है? एक्जियोम एक्जियोम एक्जियोम। बोलो शाबाश। एक्जियोम एक्जियोम एक्जियोम। एक्जियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध सिद्धांत, जो चीजें हमने खुद से सिद्ध की हैं, जिनको हम प्रिंसिपल बोलते हैं ना, सिद्धांत, प्रिंसिपल। एक्जियोम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, सिद्धांत, एफोरिज्म, ठीक है, मैक्सिम। और एंटोनिम की बात करेंगे तो एब्सर्डिटी, एम्बिग्यूटी और पैराडॉक्स, मतलब कि अनक्लियर हो, जिसमें भाई क्लियर ना हो, ठीक है, डाउट हो, ठीक है, डाउट हो, और इसमें सिद्ध कर लिया भाई। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डाउट। और आज का लास्ट वर्ड है अरेन अरेन अरेन। अगला वर्ड है आज का और लास्ट वर्ड है, ये भी करते जाओ, अरेन अरेन अरेन। क्या है? अरेन अरेन अरेन। बोलो शाबाश। अरेन अरेन अरेन। अरेन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, अभियोग लगाना। ठीक है, जैसे औपचारिक रूप से अभियोग लगाने के लिए किसी को, दोषी को कचहरी में लेके जाना। ठीक है, और तो ऐसे करना। ठीक है, तो अरेन का मतलब होता है, जैसे याद कैसे करेंगे? अरे रेन आ रही है, छाता ले जाओ भाई, ऐसे याद कर लो। अरे रेन आ रही है, छाता ले जाओ, कभी बाद में मेरे को बोलो। ठीक है, कभी बाद में मेरे को बोलो भाई। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अक्यूज करना, इंक्रिमिनेट करना, इंडिक्ट करना। इंडिक्ट का मतलब होता है अभियोग लगाना। ठीक है, और एंटोनिम की बात करेंगे तो एक्सकल्पेट या एक्सोनरेट, यानी किसी को बरी कर देना। किसी को क्या कर देना मेरे भाई? बरी कर देना। किसी को क्या कर देना? बरी कर देना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वोकैब का सेट भाई। ठीक है, चलो, तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है भाई, ध्यान रखो, सारे बच्चे लाइक कर दो, यही चाहिए है, क्योंकि मोटिवेशन आपको भी चाहिए तो मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है, और हमें यहीं से मिलता है। ठीक है, तो सारे बच्चे लाइक जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है, चलो, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी सीपीओ 2023 की जो भी बच्चे तैयारी करें उनके लिए शक्ति बैच चलाया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र 350 रुपए है, और क्लासेस बिल्कुल बेसिक से आपको मिलेंगी। उसके अलावा एमटीएस वालों के लिए मुक्ति बैच चलाया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र 350 रुपए है। लाइव क्लासेस की चल रही है और एकदम बेसिक से इसके अंदर पढ़ाया जा रहा है। बिहार पुलिस वालों के लिए महावीर बैच चलाया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र 250 रुपए, और एमपी पुलिस वालों के लिए महाकाल बैच, जिसकी फीस भी मात्र 250 रुपए। तो सारे बच्चे जिस किसी भी कोर्स से, जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप एसएससी मेकर की ऐप पे सारे कोर्स आपको मिलेंगे, बहुत ही कम फी में आपको मिलेंगे सारे के सारे कोर्स। रोज रात को 8 बजे अजय सर की क्लास होती है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ्स पढ़ाते हैं, एक दिन रीजनिंग। तो डेली रात को 8 बजे अजय सर से जुड़ना ना भूले, डेली रात को 8 बजे। ये कुछ लिंक है, ये एसएससी मेकर की एप्लीकेशन का लिंक है, सबके मोबाइल में होनी चाहिए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह यहीं पे शेयर की जाती है। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और ये यूट्यूब का लिंक है, इसको भाई फैला दो। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है, तो ठीक है, फिर कल फिर मिलते हैं सुबह 9:30 बजे एक नए जोश के साथ में, और यही सोच के साथ में कि कल का दिन हमें सिलेक्शन के और नजदीक लेके जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करते हुए जाना, कमेंट करके जरूर बताना आज का सेशन कैसा रहा। कोई सजेशन हो अपने छोटे भाई बड़े भाई के लिए तो वो भी बताना। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पर डे एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये कैसा लगा ये भी जरूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय, राम राम।